तो हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने आपके सेल ऑर्गेनल राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को आपके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हो? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हो। पॉइंट नंबर 2 में न्यूक्लियस पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 3 में साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 4 में अब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप पहला सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, दूसरा वाला राइबोसोम पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग तीसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोल्गी बॉडी। अब इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के टोटल 3 नाम होते हैं। उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके 3 नाम क्या हैं, बट इसके टोटल 3 नाम होते हैं। गोल्गी बॉडी, एक होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद होता है गोल्गी एपैरेटस। बराबर, ये होते हैं इसके टोटल 3 नाम। इन तीनों नाम के बाद इस महाराज की कहानी हो गई ख़त्म। ये बेसिकली जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें लिख कर दी, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ के बस क्या है, 3 डिफरेंट नाम हैं और कुछ नहीं। बराबर, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं कि दुनिया में जैसे पहली बार सेल जैसी कोई चीज़ होती भी है, भले ही फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने बॉडी के अंदर डेड सेल डिस्कवर किए थे, मतलब बॉडी इन द सेंस प्लांट के कॉर्क के अंदर डेड सेल डिस्कवर किए थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई, और भी नई नई चीज़ें आपको डिस्कवर होकर मिल गई। बराबर कह रही हूँ मैं? तो वैसे ही कोई भी तो होगा ऐसा जिसने इन गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया होगा, जिन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स किया, गोल्गी अपैरेटस की फर्स्ट टाइम खोज की होगी कि हाँ, सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, गोल्गी अपैरेटस भी होता है। सो हु वॉज दैट पर्सन? अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ की डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई, जो कि एक जीके फैक्ट है, अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9th की सीबीएसई की एनसीईआरटी किताब में आपको ये ईयर वगैरह वाली चीज़ें नहीं दी है। तो 1898 में, ठीक है, इस चीज़ को डिस्कवर्ड किया गया था। बराबर, 1898 में, यानी कि अभी से कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 125 या 123 साल पहले। और किसने इसको डिस्कवर किया था? बाय आपका साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। और उन्हीं को ऑनर प्रोवाइड करने के लिए कि अच्छा, आपने रिसर्च फील्ड में एक बहुत अच्छा काम किया है, उनको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए हमने उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का नाम जो है वो गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ रख दिया। ठीक है, डन। ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म कि इसका नाम क्या है, इसकी डिस्कवरी क्या हुई। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लोकेशन, कि मैडम इसकी लोकेशन कहाँ है। स्ट्रक्चर पे तो चलिए हम आ जाएंगे, आप इसकी लोकेशन समझाइए। तो देखो, अगर मैं तुमको बताऊं तो सेल के पास न्यूक्लियस होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स लाइन से ही पढ़ा रही हूँ, कोई भी ऐसा रैंडम नहीं पढ़ा रही हूँ, कभी बीच का कुछ और, कभी बीच का कुछ और, ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे कि कैसे पढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियस की बॉडी के आजू बाजू आप लोगों को फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इस पे नहीं जा रहे कि मैडम वो स्मूथ होते हैं कि वो रफ होते हैं, बट ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको आप नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके। फिर आप क्या करते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक्चुअल में अब तुम्हारी लाइफ में एंट्री होती है गोल्गी अपैरेटस की। एंड गोल्गी अपैरेटस भी उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे फोल्ड लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तुम्हें याद होगा जिस दिन मैंने तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, राइट, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने तुमको बताया था कि कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट।
मैंने आपको बताया था, बराबर। तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही उसके बाजू में जो नेक्स्ट थिंग पाई जाती है गोल्गी बॉडीज, उसके पास भी ऐसे ही फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट पहले लोकेशन समझो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में गोल्गी बॉडी है। एंड उसके बाद फिर आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पर आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो सेल की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी बॉडीज होती है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है चिपकी हुई, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहता है। बट दोनों होते कहाँ हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में और आप लोगों के सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह पर होते हैं। अब देखो, ये इसकी लोकेशन को मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में देखो ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम पुरानी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनमें से आप किसी को कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे, किसी को आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे, और उसके बाद उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपको देखो अगेन ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन्हीं फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। और उस फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर के बाद में देखो आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल वॉल आ गई ना ये सेल वॉल। तो इसका मतलब लोकेशन कैसी है, आप लोगों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडीज, और गोल्गी बॉडीज के बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता कैसा है, अभी स्ट्रक्चर पे मैं जाऊंगी, बट स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन तुमको बताती हूँ। यूजुअली एक स्टूडेंट को गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन में बहुत दिक्कत होती है कि समझ ही नहीं आता है यार क्या कि गोल्गी अपैरेटस काम क्या करता है। ठीक है, काम क्या करता है, तो पहले इसका फंक्शन सुन लो। देखो कैसा होता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके नाम पर सेल डिवाइड होते हैं। ये तो आप जानते हो, आपके सिलेबस में नहीं है टाइप्स ऑफ डिविजन्स, माइटोसिस एंड मेयोसिस, अदरवाइज आई वुड हैव टॉट, राइट। बट सेल डिवीजन कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए होते हैं, कई बार मेंटेनेंस के लिए होते हैं, इन सारे पर्पसेस के लिए होते ही रहते हैं। अब कैसा है कि जब ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आपकी बॉडी में चल रही होती है, सेल डिवीजन चल रही होती है, तो जो एक पहले से सेल मौजूद होता है उसी सेल को टूट कर दो नए सेल्स बनाने होते हैं। अब टूटने का मतलब आप ऐसा मत समझो, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास एक नटराज पेंसिल है, अगर आप उसको शार्प कर चुके, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो एंड वाला जो पार्ट है वो एक हिस्सा होगा, और जो शार्पन पार्ट है वो एक अलग हिस्सा होगा, दोनों डिफरेंट होंगे ना एक दूसरे से, राइट। तो लेकिन सेल ऐसा नहीं कर सकता कि एक पार्ट के पास बहुत कुछ है और दूसरे पार्ट के पास कुछ नहीं है, सेल ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको डिवीजन करना है तो सेल डिवीजन इस तरीके से होना चाहिए कि जो दो नए सेल्स बन रहे हैं उन नए सेल्स को सब कुछ इक्वल इक्वल बराबर बराबर मिले। किसी के पास किसी चीज़ की कमी, किसी के पास कुछ नहीं, ये सब नहीं चलेगा, सबको इक्वल इक्वल होना। वो कैसे इक्वल करना है वो तुम्हारी टेंशन, लेकिन सबको इक्वल इक्वल बांटो, कैसे करोगे वो तुम्हारी दिक्कत, इक्वल बांटना है लेकिन, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हमको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। डीएनए को जब हमें रेप्लिकेट करना होता है ना, डीएनए की कॉपी बनानी होती है, क्योंकि दूसरे सेल को भी तो डीएनए देना है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि जो डीएनए पहले से सेल के पास है आधा डीएनए उस सेल में, आधा डीएनए इस सेल में, ऐसा नहीं कर सकते। आपको डीएनए की क्या करनी पड़ती है, कॉपी क्रिएट करनी पड़ती है। डीएनए की कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है ये सिलेबस में नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो आप लोगों का सबका प्यारा न्यूक्लियस है, ये बेसिकली प्रोटीन को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो प्रोटीन बनाता है इसका ये प्रोटीन बहुत ही सिंपल होता है, और इतने सिंपल प्रोटीन से हमारी बॉडी की प्रोसेसेस काम नहीं कर सकती।
हमारी बॉडी की प्रोसेसेस को अगर काम करना है तो उन लोगों को काम करने के लिए क्या चाहिए, थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चाहिए। जब हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के सेल्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आएगा कहाँ से बताओ। तो एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस जो भी प्रोटीन बनाता है, या फिर लेट से राइबोसोम्स में ये कहूँ जो भी प्रोटीन बनाता है, ये सारी चीज़ें पास कर दी जाती हैं गोल्गी बॉडीज़ को। या तो न्यूक्लियस से आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, या तो राइबोसोम्स की मदद से अगर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारा मटेरियल किसके पास आ जाता है, गोल्गी बॉडीज़ के पास। यानी कि न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना प्रोटीन या शुगर वाला जो मटेरियल होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बताओ, वो किसको दे देते हैं, वो दे देते हैं गोल्गी बॉडीज़ को, कि लो गोल्गी बॉडीज़ आप इसको रख लो। ठीक है, अब गोल्गी बॉडीज़ करती क्या है, इसको रखने के बाद वो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को, इन पर्टिकुलर स्टार्च को या जो भी केमिकल उसको दिया जाता है, उस केमिकल को सबसे पहले तो वो स्टोर करती है, स्टोरेज है ना, वो क्या करती है, उसका स्टोरेज करती है। ठीक है ठीक है, मैं मेरे पास रख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर करने के बाद उसकी पैकेजिंग करती है। जैसे अगर आप अमेज़न वगैरह से कोई सामान मंगाते हैं तो अमेज़न का कोई ना कोई वेयर हाउस होता होगा जहाँ पे आप लोगों के जो सेलर लोग होते हैं अपना सामान वहाँ पहुँचाते हैं। फिर अमेज़न वाले उसको पैक करते हैं लेट से, और पैक करने के बाद उसको क्या करते हैं, आप जिस सिटी में रह रहे हो उस पर्टिकुलर सिटी में उसको डिस्पैच करते हैं कि चलो जाओ डिलीवरी के लिए। तो वैसे ही गोल्गी बॉडीज़ में जो भी मटेरियल आता है, कौन सा मटेरियल आता है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, जो भी मटेरियल आता है उस मटेरियल को वो स्टोर करता है, उसे पैक करता है और उसको साथ ही साथ में डिस्पैच यानी कि आगे भेजने का काम करता है। आगे मैडम किसको भेजेगा, अगर सेल मेम्ब्रेन को चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन को भेजेगा, अगर प्लांट्स की बात हो रही है सेल वॉल को चाहिए तो सेल वॉल को भेजेगा, अगर किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को चाहिए तो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को भेजेगा। तो बेसिकली इस तरीके का काम ये करता है, बस खत्म, यही फंक्शन है। अब जो चीज़ न्यूक्लियस से या जो चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडीज़ को दी जाती है, ज़रूरी नहीं होता है कि वो कोई प्रोटीन दिया जाए, हो सकता है कि वो चीज़ आप लोगों की एक एंजाइम हो सकता है एंजाइम्स दिए गए हो कि चलो गोल्गी बॉडी तुम इस एंजाइम्स को रखो और कुछ देर बाद या उसकी पैकेजिंग करके इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर ट्रांसपोर्ट करना, हो सकता है एंजाइम्स दिया गया हो सकता है प्रोटीन्स दिया गया हो, ठीक है, बहुत सारे अदर केमिकल्स दिए जा सकते हैं, राइट, हो सकता है कुछ और दिया हो, सेलुलोज दिया हो, एनीथिंग, कुछ भी इसको मिल सकता है जो वो सिंथेसाइज कर रहे हो और जो उनको सेल तक पहुंचाना हो बाकी ऑर्गेनल्स तक। न्यूक्लियस डायरेक्टली जो भी वो बनाता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाता है वो डायरेक्टली अदर सेल ऑर्गेनल्स तक या सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा नहीं सकता, उसको पहुंचाने के लिए एक रूट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कि पहले हम जाएंगे आपके एंडोप्लाज्मिक तक, फिर एंडोप्लाज्मिक के बाद हम जाएंगे गोल्गी अपैरेटस तक, फिर गोल्गी अपैरेटस के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन तक। ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सो आपको अभी लोकेशन क्लियर है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे गोल्गी अपैरेटस होता है और बेसिकली क्या काम करता है, क्या ये क्लियर है। मैं एनसीईआरटी में एक एक लाइन मार्क करा के दूंगी फंक्शंस के तौर पर, बट टॉपिक कैसा समझना ज़रूरी है कि टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है ना। अगर टॉपिक ही नहीं समझा है और ये सोच रहे हो करके कि मार्किंग करा दो, एक एक वर्ड लिखा दो, तो वो मायने नहीं रखता, पहले समझना ज़रूरी है। फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप खैर खुद ट्रांसलेट उसे कर सकते हैं, है ना, रट्टा खुद मार सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ का फंक्शन है। अब बात ऐसी आती है, हमें फंक्शन पता चल गया गोल्गी अपैरेटस का, हमें इसकी लोकेशन पता चल गई, मैडम गोल्गी अपैरेटस दिखता कैसा है। तो देखो, अगर मैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात करूं कि गोल्गी अपैरेटस कैसा दिखता है, तो बेस्ट चीज़ जो मेरे पास एक इंटरनेट में इमेज अवेलेबल है या फिर जिस चीज़ को मैं इमेजिन कर पा रही हूँ वो मैं तुमको दिखाती हूँ। मैं इस चीज़ को इमेजिन कर पा रही हूँ
क्या ये डायग्राम तुमने कभी देखा है इससे पहले? ऑब्वियस है, टीवी में इतने सारे चॉकलेट्स के ऐड आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, बहुत बार देखा है कैडबरी का इस तरीके से गिरते हुए, देखा है? एग्जैक्टली यही ऐसा ही गोल्गी अपैरेटस रहता है। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, 1 मिनट मैंने ट्विस्ट करने के नाम पर इसको शिफ्ट कर दिया, इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर आप उल्टा देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा कि मैडम देखिए 1 मिनट ये पिंक कलर अच्छा नहीं है, येलो अच्छा रहेगा, ये देखिए मैडम ये एक लेयर, उसके बाद देखिए मैडम ये दूसरी लेयर, उसके बाद ये एक और लेयर, फिर ये ऐसे एक और लेयर, है ना, और इनके बीच में देखिए ये गैप है, राइट? तो यही होता है गोल्गी अपैरेटस, इसी चॉकलेट के जैसा ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उन फोल्ड्स के बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है, और इस तरीके का बेसिकली आपका गोल्गी अपैरेटस दिखता है, ठीक है, इस तरीके का गोल्गी अपैरेटस दिखता है इसी चॉकलेट के जैसा। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली बायोलॉजिकली आपको गोल्गी अपैरेटस की इमेज दिखाऊं तो देखो 3D में अगर आप देखेंगे, 3D किसी चीज़ का व्यू देखेंगे, जैसे मूवीज़ आती है ना, कई मूवी 3D मूवीज़ होती हैं, आजकल तो टीवी में भी चैनल्स आने लगे हैं, राइट, HD चैनल्स, तो एक फीलिंग अलग आती है ना चीज़ों को देखने की। तो 3D में गोल्गी अपैरेटस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फोल्ड्स के फॉर्म में, यानी कि आप ऐसा अज्यूम करिए कि आपके पास एक कटोरी है और उस कटोरी का जो टॉप पार्ट है, उस टॉप पार्ट में से बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, और अगर आप इसी गोल्गी अपैरेटस को 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, 2D मतलब अपनी कॉपी किताब में, क्योंकि हम अपनी कॉपी में 3D चीज़ों को नहीं बना सकते ना, अनलेस और अनटिल तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट टाइप के इंसान ना हो, तो ऐसे में उसका 2D रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, 2D में इस तरीके से बनाया जाता है कि मैडम अगर 2D में बनाना है, कॉपी में बनाना है, बोर्ड में बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे, और 3D में ये चीज़ बनेगी एनिमेशन के थ्रू, तो ये चीज़ मैडम देखिए ऐसी दिखेगी, है ना, 3D में ये चीज़ ऐसी दिखेगी। अब मैंने ये बता दिया कि गोल्गी अपैरेटस दिखता कैसे। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्म, देखो कैसा रहता है, न्यूक्लियस होता है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, या मैं ऐसा नहीं कहूँगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू से जो फोल्ड क्रिएट होना शुरू होते हैं, उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। तो यानी कि सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस इसका कुछ ऐसा रहेगा कि पहले आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, आपके पास क्या है, पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्गी बॉडीज है, और उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब हमको इस पर्टिकुलर गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर समझना है। तो इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप लोगों के जो लास्ट क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के जैसा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मैंने स्ट्रक्चर्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक को मैंने कहा था सिस्टेन, एक को मैंने क्या कहा था, आपका वेसिकल्स, और एक को मैंने कहा था ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर भी देखो जो बड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं, उन बड़े बड़े फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेरनिया कहते हैं, ठीक है, या सिस्टर्न कहते हैं, आज का प्लूरल फॉर्म। लेकिन जो इस तरीके के छोटे छोटे बैग्स, छोटे छोटे बॉल्स के जैसे जो ये बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो बाहर पड़े हुए हैं, इन छोटे छोटे बॉल्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। जो ऐसे छोटे छोटे बैग्स या बॉल्स, जो भी आप बोलो, जो ऐसे फोल्डेड नहीं होते, छोटे छोटे, आपको ऐसा लगे कि बॉल्स हैं, उन्हें वेसिकल्स कहते हैं। और आपको जो ये दिख रहे हैं, ये जो ऐसी बड़ी बड़ी आपको ऐसी ट्यूब शेप दिख रही है, ऐसी ट्यूब दिख रही है, इस पर्टिकुलर ट्यूब शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब शेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इन ट्यूब शेप्स को भी आप क्या कहते हो, आप लोगों का ट्यूब्यूल्स कहते हो। तो लास्ट क्लास के जैसे इनके पास भी वेसिकल्स होते हैं, इनके पास भी सिस्टेनिया होती है। बट मैडम यहाँ पे ये ट्रांस फेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिस फेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांस फेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सिस फेस, क्या है इनका मीनिंग, ट्रांस मतलब क्या, सिस मतलब क्या।
तो जैसे कि मैंने तुमको बताया, ठीक है, आप लोगों का कि इनका काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें इनको मिल रही हैं कहाँ से, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उन चीज़ों को कलेक्ट करना, उन्हें कुछ देर तक या कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने टाइम तक अपने अंदर स्टोर करना, पैक करना, और उसके बाद उन्हें क्या करना, आगे ट्रांसपोर्ट करना। तो एक्चुअली मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल की मेम्ब्रेन है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर मैं न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो इसका वो वाला फेस, ठीक है, वो वाला फेस, इसकी वो वाला साइड जो कि न्यूक्लियस के तरफ होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस या फिर टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चीज़ों को रिसीव करता है ना, जो चीज़ों को रिसीव करता है कि हाँ हाँ ठीक है मेरे पास अपना सारा मटेरियल दे दो, मैं इसको स्टोर कर लूँगा, मैं इसको पैक कर लूँगा। तो जो जिस साइड से चीज़ें रिसीव की जाती है ना, जिस तरफ से चीज़ों को रिसीव किया जाता है, दैट रिसीविंग साइड इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का व्हाट, सिस। ठीक है, वो जो रिसीविंग साइड होती है, उस रिसीविंग साइड को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। फिर वो अपने अंदर स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, डिपेंड कि किसको देना है, कैसा देना है, उसकी नीड क्या है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करके आगे सप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, है ना, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो बेसिकली दो एंड होते हैं उसके, क्या होते हैं इसके, दो एंड्स होते हैं। जैसे कि एक एंड जो कि चीज़ों को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जो चीज़ों को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जो एंड चीज़ों को रिसीव करता है उसको हम लोग कहते हैं सिस, और जो एंड चीज़ों को बाहर निकाल देता है, ठीक है, आउट, ठीक है, डिस्पैच, बाहर जाओ, उस पर्टिकुलर फेज को हम लोग कहते हैं ट्रांस फेज। उसे कौन सा फेज कहते हैं, ट्रांस। अब वो चीज़ें कहाँ से रिसीव करेगा, ऑब्वियस है मैडम, या तो न्यूक्लियस से रिसीव करेगा या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सिस फेज को यूजुअली कहा जाता है कि आपके गोल्गी अपैरेटस का वो साइड जो न्यूक्लियस के तरफ होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस के तरफ होता है। और ट्रांस फेज मतलब जहाँ से वो अपने अंदर मॉडिफाइड चीज़ों को बाहर भेज रहा है, तो वो पार्ट जनरली कहाँ पे होता है, वो पार्ट आप लोगों का जनरली टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरीके से क्या होती है बोलो, टोटल दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेसिकल्स, ठीक है, जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ट्यूब्यूल्स, और उसके अलावा सिस्टर्निया। फिर उनके फिर दो पार्ट्स हम कर लेते हैं, एक सिस एक ट्रांस। सिस मतलब न्यूक्लियस के तरफ जो चीज़ों को अपने अंदर अलाउ कर रहा है, और ट्रांस मतलब वो एरिया जहाँ से चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं। ऐसा काम चलता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब कैसा है कि जो आप लोगों के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है, अगर हम लोग बातचीत करें आपके बैक्टीरियाज की, या फिर अगर हम लोग बात करें आरबीसीज की, आरबीसी जानते हो हमारे ब्लड के अंदर होती है ना, बराबर, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, बस उसी। तो अगर मैं बात करूँ आरबीसी किसकी, मैमल्स की, अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके बैक्टीरिया की, अगर मैं बात करूँ किसकी, ब्लू ग्रीन अलगी की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, BGA भी कहते हैं। अगर हम लोग इन चीज़ों की बात करें, या फिर हम लोग बात करें स्पर्म्स की, तो इन लोगों के अंदर मैच्योर स्पर्म्स की, नॉट स्पर्म्स, मैच्योर स्पर्म्स की, तो ये वो चार लोग हैं जिन चार लोगों के अंदर गोल्गी अपैरेटस नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर कोई गोल्गी अपैरेटस नहीं होता, नो गोल्गी बॉडी। तो कल को पेपर में MCQ में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन गोल्गी बॉडी, तो आपको पता होना चाहिए किसके पास गोल्गी बॉडी नहीं होती। इज इट ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और जीके फैक्ट, एक और बातचीत, वो ये कि देखिए मैडम, आपने कैसा था लोकेशन वो बता दिया, फंक्शन बता दिया, कैसा वो दिखता है वो बता दिया, किस में होता है नहीं होता है वो बता दिया, है ना। अब ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आप लोगों का गोल्गी अपैरेटस है,
ये पर्टिकुलर गोल्गी अपैरेटस क्या प्लांट्स में पाया जाता है क्या? क्योंकि अभी मैंने जो बातचीत की वो पूरी एनिमल्स के थ्रू की, आपको जितना भी बताया ना वो पूरा भी एनिमल सेल्स के रिस्पेक्ट में बताया। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोगों के प्लांट सेल्स के अंदर ये पर्टिकुलर गोल्गी अपैरेटस मौजूद है या मौजूद नहीं है, तब आपका क्या जवाब होगा? तो इन प्लांट सेल्स हम लोग एक जवाब देंगे कि हाँ यार वहाँ पे गोल्गी बॉडीज होती तो हैं, मतलब ये बोलना तो गलत है कि वहाँ गोल्गी बॉडीज नहीं होती, वहाँ गोल्गी बॉडीज होती हैं, बट ठीक है इस तरीके से आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, एक दूसरे के फोल्ड्स पैरेलल है, ऐसा नहीं दिखता आपको। सब कुछ कैसा दिखेगा? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा साइटोप्लाज्म में, मतलब थोड़ा सा गोल्गी बॉडी इधर पड़ा है, थोड़ा सा गोल्गी बॉडी उस तरफ पड़ा है, कहीं भी आपको एनिमल सेल के जैसा नहीं दिखेगा, रैंडमली बिखरा हुआ आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, कैसा देखने को मिलेगा? बिखरा हुआ आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर। और इसी चीज को, इसी गोल्गी बॉडीज को जब वो प्लांट सेल्स के अंदर बिखरा हुआ आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग प्लांट सेल्स के अंदर इसी पर्टिकुलर चीज को एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डायसाइटोसोम्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडीज आपको एनिमल सेल की गोल्गी बॉडीज के जैसे पैरेलली सैक लाइक अरेंज्ड फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डायसाइटोसोम्स कहते हैं। So here we have completed our next cell organelle which is known as Golgi bodies. कल हम लोग एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लाइजोम्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 हैं, 3 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल के दिन हम लोग जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं दैट आर लाइजोम्स। ठीक है, टोटल अभी 10 पढ़ने हैं, बहुत है अभी। ठीक है, 7 दिन कवर करना है, 7 दिन में कवर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को